हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का फिजिक्स। तो क्लास 10 फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए हैं 2023 के एग्जाम में, तो इस वीडियो में आपके पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे कवर होंगे फिजिक्स के। फिजिक्स में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट आते हैं एग्जाम में, वो आपको पूरे कवर कराएंगे। तो आप इस वीडियो पूरे अंत तक बने रहिए। आप पूरे फिजिक्स में आपका नहीं तो पूरे 25 नंबर आपका इसी में से आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट ये आता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ये आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये आपका 2 नंबर में या 3 नंबर में आपके एग्जाम में आ जाएगा। ये 3 नंबर में आपके एग्जाम में आता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, चित्र सहित वर्णन करिए। तो आपको 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन कैसे लिखेंगे ना, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। इस पूरे वीडियो में आपको क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल, क्या क्या न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन आपको यहीं पे कराया जाएगा। और आपको डरने की कोई बात नहीं, एकदम पक्का स्वेर आपका पूरे नंबर यहीं से फंसेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोला कि प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं। तो आप लोग लिखेंगे पहले अच्छे से हेडिंग डाल लेंगे। कितना क्लियर है? क्या आप लोग लिखेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहला काम है कि इसका डिफिनेशन ही मैंने देखो, किसी भी फॉर्मूले का डिफिनेशन ही उसका मेन होता है। आप उसका पहले डिफिनेशन, जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार या समतल तल पर पड़ता है या टकराता है, तो उसका अधिकांश भाग परावर्तन तक कि जब, ध्यान समझिए ध्यान से, जब कोई किरणें या जब कोई प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार या चिकने तल पे पड़ता है या टकराता है, तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी मीडियम में क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि एक कमरा होगा, जब कोई प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल या पालिशदार तल पे पड़ता है, तो उसका अधिकांश भाग उसी मीडियम में, उसी माध्यम में परावर्तन हो जाता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात क्लियर यहाँ तक है? तो जैसे देखिए यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखे होंगे कि एक रूम होता है, तो रूम में लाइट जला देंगे। तो लाइट जब रूम में जलाते हैं तो लाइट जो होती है पूरे रूम में फैल जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लाइट को जलाते हैं तो जिसकी रोशनी होती है पूरे रूम में फैल जाती है। इसका मतलब कि प्रकाश का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। इस दीवार से उस दीवार टकराएगा, उससे उस दीवार टकराएगा, तो ऐसे क्या होता है, पूरे रूम में क्या होता है, पूरे रूम में उजाला हो जाता है। क्लियर इतना है? चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सन आपका है, तो सन आपका जब उदय होता है सुबह में, तो जब सन की रोशनी पृथ्वी पे पड़ती है, तो पड़ने के पश्चात पृथ्वी के अंदर रोशनी नहीं चली जाती है। मतलब जब सन की रोशनी पृथ्वी पड़ती है तो टकरा के क्या होती है, पूरे चारों तरफ क्या होती है, फैल जाती है। ये मतलब प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे इसके आगे। तो अब हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। पहले यहाँ पे सन हो गया, यहाँ पे सूर्य हो गया, यहाँ कोई किरण हो गया, यहाँ पे सन हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, ऐसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ ऐसे। ठीक है, बात समझ आ रही है? यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, इस पे रिफ्लेक्ट हो गया। इससे जब रिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ पे क्या, फिर इसका टकराएगा, वापस चला जाएगा। तो जो किरण आएगी, ठीक है, जो किरण आएगी उसको बोलेंगे आपतित किरण। जो टकरा के चली जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। फिर यहाँ पे जो जिसपे गिरती है, जैसे यहाँ पे पॉइंट पे गिरी ना, इस पॉइंट के पे ये रहता है, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। और इस पॉइंट को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। बात क्लियर है यहाँ तक है? इस पॉइंट को, जैसे आपका शीशा होता है, शीशे के पीछे हम क्या कलर कर देते हैं कि रोशनी जो प्रकाश होता है इस पार्ट से उस तरफ न जाए। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे फिगर हो जाएगा, आप ऐसे फिगर बना लेंगे, ये लिख लेंगे। और जो ये रहेगा अभिलंब से जो कोण बनाएगा उसको बोलते हैं आपतन कोण। इस कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, जितना आप लोग फिगर्स के लिख लेंगे। इसके बाद है, इसको बाद आप लिखेंगे इनके नियम। ठीक है, इनके नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम। तो यहाँ पे नियम लिखेंगे आप ऐसे। तो पहला नियम ये कहता है, पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि आपतन कोण, जो ये आई है, आई को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। बात क्लियर है? तो इसको बोलते हैं आई को आपतन कोण, आर को हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ध्यान समझेगा। आई जो है इसको बोलते हैं आपतन कोण, आर जो इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो यहाँ पर हमें लिखेगा आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ये पहला नियम हो गया। तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या फिर आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अब आपका सेकेंड नियम क्या कहता है? देखिए, दूसरा नियम कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि जो ये आपतित किरण है, आपतित किरण
परावर्तित किरण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा दूसरा नियम है। तो पहला नियम क्या है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका एक हेडिंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग देखिए क्या पूछता है एग्जाम में आपसे। यह देखिए क्वेश्चन काफी जानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे हम उसको देख लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या पहले पूछा है। बोला है कि नीचे दिए गए परिपथ में निम्न का मान बताइए, निम्न का मान। ठीक है, तो पहला आपको पूछा है तुल्य प्रतिरोध, दूसरा पूछा है परिपथ में धारा, तीसरा पूछा है 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है और हर साल पूछता है, हर बार एग्जाम में पूछता है। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम क्वेश्चन में ज्यादा समय देंगे। तो देखिए कैसे हल करेंगे हम लोग। पहला काम ये करेंगे हम लोग, यहाँ पे पहला हल हम लोग कर रहे हैं नंबर 1। ठीक है, नंबर 1 देखिए। तो पहला पूछा है कि तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य का मतलब होता है वो कुल प्रतिरोध की बात कर रहा है। तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है आपसे वो पूछा है कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो चलिए देखिए कितना होगा। तो पहला काम ये करेंगे कि अब यहाँ पे देखिए पहले इसमें देखना पड़ता है कि कौन सा ऐसा प्रतिरोध है जो सबसे अधिक है। ऐसा कौन सा लाइन है जिसमें प्रतिरोध सबसे अधिक। देखिए यहाँ पे ये ऐसा गया, फिर यहाँ पे 1, फिर ऐसे गया, यहाँ पे 2, मतलब 1 2 हो गया। तब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6 ओम तथा ये 6 ओम। 6 ओम किसमें है? 6 ओम तथा 6 ओम किसमें हमारे हैं? समांतर में, समांतर क्रम में। बात समझ में आई? कहने मतलब देखिए ये दोनों जो पैरेलल है, दूसरे पैरेलल है तो समांतर क्रम में होंगे। तो 6 ओम किसमें होंगे? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r1 कितना हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/6। तो 6 दोनों का है, एलसीएम बराबर होगा तो 6 एलसीएम मिलेंगे। तो 6 1 कम 6 1 वर्ग, 1 प्लस 1 बराबर 2। काट दीजिए, कितना आएगा? 1/3। अब यहाँ जो 1/r कितना निकला? देखिए 1/r निकला 1/3। तो r कितना होगा इसका उल्टा? r के ऊपर कभी देखो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r इक्वल टू 3 ओम। अब r का मान निकल गया 3 ओम। ठीक है, कितना निकल गया? 3 ओम। अब देखिए इसके आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये 3 ओम आपका आ गया। अब इसको आगे के साथ बढ़ाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देखिए ये 3 ओम, अब ये दोनों मिलकर, बस समझे ध्यान से, ये तार और ये तार दोनों मिलकर, दोनों मिल जाएंगे, मिलकर 1 हो गए, दोनों 1 हो गए। तब ये दोनों मिलकर 1 हो जाएंगे, तब यहाँ पे कितना ओम आ गया? 3 ओम, ये वाला। तो ये दोनों सब मिलकर 3 हो गए। तो ये 3 ओम पूरा टोटल, और ये 3 ओम और ये 1 ओम किसमें होंगे? समांतर में होंगे। नहीं, समांतर में नहीं होंगे, अब श्रेणी में होंगे। क्यों? एक ऐसे सब देखिए, सब क्या सब लाइन से है ऐसे, तो किसमें जाएंगे? श्रेणी हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 ओम, 3 ओम ये वाला और 3 ओम ये वाला, 3 ओम ये और 3 ओम ये और 1 ओम ये तथा 1 ओम। ठीक है, बात क्लियर हो? यहाँ पे 3 ओम, 3 और 1 ओम समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में है। किसमें? श्रेणी क्रम में है। किसमें? हमारे यहाँ तीनों श्रेणी क्रम में है। तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा r इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। कितना हो जाएगा? r1 प्लस r2 प्लस r3। तो कितना हो जाएगा? 3 3 प्लस 1, तो 3 1 6 6 7 7 ओम। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्या करता है, देखिए दूसरा वाला। दूसरा आपसे कहता है कि परिपथ में धारा क्या होगा। तो धारा के लिए सिंपल फॉर्मूला है r इक्वल टू कितना होता है? r इक्वल टू v अपान i, r इक्वल टू v अपान i। तो यहाँ पे i कितना होगा? तुम r में लीजिए, तो v अपान r। तब v कितना है? v देखिए आप कितना है? v यहाँ पे दिया है, v यहाँ पे 4 हो, v आपको 4 हो जाएगा। r कितना है? 7 है। ठीक है, 14 है। यहाँ v इक्वल टू कितना है? 14 है। तो 7 के 7 7 में 14 कितना आ जाएगा आपका? 2 एम्पियर। ठीक है, कितना आपका आ जाएगा?
2 एम्पियर। बात क्लियर है? ठीक है, बात क्लियर हुई। यहाँ V का मान कितना 14, 7। यहाँ पे R का मान, I का मान कितना, सॉरी यहाँ पे I उधर भेज देंगे, R को नीचे भेज देंगे, तो V का मान कितना है? V का मान 14 है, R का मान कितना है? 7 है। तो यहाँ काट देंगे कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। ठीक है, अब चलिए आगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। थर्ड क्वेश्चन बोला है कि 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, 3 ओम का सिरा, जो आपका 3 ओम का सिरा है उसके बीच विभवांतर कितना होगा वो हम चेक कर लेते हैं। तो अब हमसे विभवांतर पूछा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? V बराबर I इंटू R। ठीक है, V बराबर यहाँ V I किधर भेज देंगे? V बराबर क्या होगा? I इंटू R। आपसे विभवांतर पूछा है। यहाँ पे देखिए 3 ओम, तो R का मान कितना दिया है? R का मान दिया आपको है 3, तो I 2, इसका मान 3, 3 दूना कितना होगा? 6 वोल्ट। बात क्लियर हुई यहाँ तक? यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ पे कितना V इक्वल टू 6 वोल्ट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख चुके हैं कि दूरदृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए। ठीक है, और इसे दूर करने के लिए आप किस प्रकार का लेंस प्रयोग करेंगे? ये आपसे सेकेंड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम सबसे पूछता है। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए पहला काम ये करना है कि हमसे पूछा है दूरदृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए और इसे दूर करने के लिए उपाय लिखिए। क्वेश्चन को ध्यान देखना है, ऐसा ना हो कि क्वेश्चन कुछ और पूछे एग्जाम में आप कुछ और लिखो, ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन पूछा है आप उसका बस आंसर लिखो। ठीक है, फालतू काम उधर से घुमाने वाला उधर से काम नहीं चलेगा। अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो जो पूछा है पहले उसको आंसर दो, फिर टाइम बच जाएगा। तो अदरवाइज वो आंसर देना आपको दीजिए पहले। तो पहला काम आपको यही करना है कि आपको जो पहले क्वेश्चन पूछे, जैसे पूछे कि राम घर कहाँ पे विद्या है, या फिर राम के घर हमारे बगल में है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, मतलब हमारे, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन दो, ये नहीं कि पूछे राम घर कहाँ है तो पहले उनके पापा का नाम बताइए, फिर उनके दादाजी का नाम बताइए, फिर उनके अच्छा का नाम बताइए। तो ऐसा काम नहीं चलेगा। आपको जो पहले पूछे पहले उसका आंसर दीजिए, उसके बाद रिलेटेड आंसर दीजिए। मैं नहीं करा मत दीजिए, पहले जो पूछा पहले उसका आंसर दीजिए। पहले देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, बोला है कि दूरदृष्टि दोष को परिभाषित कीजिए। पहला क्वेश्चन ये पूछा है, तो पहले आप हेडिंग लिखेंगे ऐसे, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो आप नीचे लिखेंगे, तो उसमें एक लाइन जो उसमें परिभाषा लिखेंगे पहले, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो आप हम लिखेंगे कि यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई दे, यदि किसी मानव को या किसी भी व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई दे तथा पास की वस्तु दिखाई न दे, तो उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ना क्लियर है? जब किसी व्यक्ति को जब किसी मानव को दूर की वस्तु दिखाई दे और पास की वस्तु दिखाई न दे, तो ऐसे दोष को हम लोग बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। सबसे बड़ी बात क्या इसमें है कि जो पूछेगा वही दोष होता है। जैसे मान लीजिए पूछा दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तु दिखाई देगा, जो हेडिंग है वो दिखाई देगा। दूर पूछा है तो दूर का दिखाई देगा। ठीक है, दूरदृष्टि दोष पूछा है तो दूर की वस्तु दिखाई देगा, पास की वस्तु दिखाई नहीं देगा, तो उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। फिर इसके बाद पूछा है, ये तो उतना लिख लेंगे। इसके बाद पूछा इसे दूर करने के लिए आप किस प्रकार का लेंस प्रयोग करेंगे। तो आप पहले ये बताइए कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये लिख लिए। अब ये दूरदृष्टि दोष का क्या है, ये फिगर मतलब है आपको इसी पे नंबर में मिलेगा, नंबर इसी में मिलेगा। ठीक है, तो पहला काम ये करना है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, पहले वो लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद एक फिगर आपका आता है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, फिगर जो भी मतलब वस्तु का जो इमेज बनता है वो रेटिना के बाहर बनता है, इधर इस साइड इधर बनेगा। बात क्लियर हो गई? अब बात समझिए ध्यान से, जब हमारा किसी भी व्यक्ति को या किसी मानव को दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि जो भी वस्तु का प्रतिबिंब है, जो भी मतलब ये वस्तु है, तो इसका जो इमेज है, ठीक है, इसका जो क्या है, इसका जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, वो रेटिना के क्या बनेगा, रेटिना के इधर बनेगा पीछे। मतलब ये रेटिना इधर रेटिना होगी इस पे, और कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, इसके पीछे बनेगा। जब इसके पीछे बनेगा तो वस्तु उसको दिखाई नहीं देगा। तो जब किसी मानव को जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाए या रेटिना के आगे बन जाए तो हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चलिए तो एक काम यहाँ पे समझ लीजिएगा। ये मेथड उसी तरह है जैसे एक छोटा बच्चा है, 1 साल का या 2 महीने का 3 महीने का। तो छोटा बच्चा क्या करता है, जब तक उसका पेट नहीं भरेगा तब तक वो रोएगा बेचारा। पेट खाली भी रहेगा फिर भी रोएगा, ज्यादा पी लेगा फिर भी रोएगा। ठीक है, इसका मतलब कि उसको हिसाब से पिलाना चाहिए, न ज्यादा। ऐसे नहीं बोलते हैं, कोई व्यक्ति होते हैं ना शादी ब्याह में जाते हैं, लोग क्या करते हैं, बहुत चाप के खाना खा लेते हैं,
फिर इसके बाद क्या होता है कि बहुत पेट गड़बड़ हो जाता है, तो ये गड़बड़ हो जाता है, वो गड़बड़ हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आप हिसाब से खाइए, ठीक है, मेंटेन खाइए, न ज्यादा कम खाइए न ज्यादा अधिक खाइए, आपको जितना जरूरत हो उतना पहले खा लीजिए। तो ये क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड था, इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल दिया। चलिए अब इसके बाद लिखेंगे, अब इसको ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे निकट इसकी वस्तु क्या होगा, यहाँ पे एक वस्तु होगा निकट पास में है, ठीक है। अब यहाँ से जब इसकी इमेज जाएगा तो यहाँ पे जब फैल जाएगा ऐसे, जब ये लेंस पे जाएगा, नेत्र लेंस जो हमारे आंख है, जैसे मान लीजिए ये वस्तु हो गया, इससे जो किरणें निकलेंगी वो हमारे आंख पे जाएंगे ऐसे, तो ये हमारा आंख हो गया। अब इसमें जब आंख पे जाएगा तो अब ये उत्तल लेंस, जबकि हमारा आंख जो होता है उत्तल लेंस होता है, जो हर किसी का, मेरा आंख नहीं, किसी का भी आंख, इसमें कौन सा लेंस होता है, उसमें उत्तल लेंस लगा रहता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस बेसिकली जो होता है किरणों को एब्जॉर्ब करता है, मतलब इकट्ठा करता है उसको। तो ये किरणों क्या करेगा, इकट्ठा करेगा और कहाँ बनाएगा, रेटिना पे। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि बना नहीं पाता है। क्यों नहीं बना पाता है, क्योंकि हमको दोष है ना, हमको दूरदृष्टि दोष है। इसलिए क्या होगा, ये वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना, तब क्या करेगा, रेटिना बाहर बनाएगा। बात क्लियर तो हुआ। तो ये क्या करेगा बेसिकली, जब वस्तु यहाँ से जाएगी ऐसे, तो जैसे नेत्र से पहुंचेगी तो अब रेटिना पे, मतलब उसमें नहीं बनेगा। ये कहाँ बनेगा, ये रेटिना के पीछे बनता है, इसलिए वस्तुओं को दिखाई नहीं देती है, इसलिए बोलते हैं ना उसका दोष हो गया। देखिए जब किसी वस्तु को कोई भी व्यक्ति है उसे जब दिखाई नहीं देगा तो उसे दोष ही होता है। ऐसा एक रूम में गए, रूम में एक पेन रख दिया, बोलेंगे जाइए खोज लीजिए पेन को, तो लोग जाएंगे, नहीं पा पाएंगे, इसका मतलब क्या, उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो वो दोष हो गया। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। अब देखिए हम इसको कैसे निवारण करेंगे। सपोज मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो गया है, तो अब उसका निवारण कैसे हम लोग करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। तो पहला काम ये है, यहाँ तक है कि जैसे दूरदृष्टि दोष को दूर करने के निवारण इसमें क्या हो सकते हैं। पहला काम ये है कि दूरदृष्टि दोष का निवारण हम लोग उत्तल लेंस लगा के करते हैं। इतना क्लियर बात है, मतलब दूरदृष्टि दोष का निवारण क्या करें, उत्तल लेंस लगा के हम करते हैं दूरदृष्टि दोष का निवारण। अब हम क्या करते हैं कि अब जैसे पहले तो रेटिना पीछे बन रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा है, एक हमने उत्तल लेंस रख दिया। जब मैं उत्तल लेंस यहाँ पे रख दूंगा तो ये किरणें जो ऐसे जा रही थी, अब इससे क्या होगा, यहाँ पे जो आ रही थी इससे अब जाएंगी, जैसे मैंने यहाँ पे रखा, अब इससे यहाँ पे जाएंगी, अब वस्तु यहाँ पे हो गया, दूर हो गया। जब किसी व्यक्ति को आप लोग चश्मा पहना देते हैं तो जो वस्तु हमारे पास रहती है ना, उसको ऐसा लगेगा ना वस्तु दूर घट रखी है। बात क्लियर हुआ जहां से करने, मतलब है जैसे वस्तु यहाँ पे रखी गई है, कोई व्यक्ति है, हम उसको उत्तल लेंस लगा दिए उसको, तो अब क्या होगा ना, जो उसको उत्तल लेंस हम दिए रहेंगे, अब जो वस्तु यहाँ पे है उसको लगेगा कि वस्तु कहाँ पे है, वस्तु बहुत दूर रखी गई है, दूर रखी गई है, दूर, ठीक है। जब वस्तु उसको लगेगा वस्तु दूर रखी गई है, तो अब वो क्या करेगा, उस वस्तु को देख लेगा। बात क्लियर है। चश्मा नहीं लगाएगा तब नहीं दिखेगा। कोई भी जो व्यक्ति जो चश्मा लगा के चलते हैं, उनका चश्मा निकाल लीजिए, तब उनको दिखाइए, उनको नहीं दिखेगा। जब वो चश्मा लगा लेते हैं तब उनको दिख जाता है। बात क्लियर है कि नहीं। तो आप देखे होंगे जब कोई व्यक्ति पेपर पर पढ़ते हैं तो उनको नहीं दिखता है, तो अब क्या करते हैं, चश्मा लगा के ऊपर पढ़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, चश्मा लगा कर लेते हैं। तो ऐसे इसमें भी काम वही बेस है कि जब हम उत्तल लेंस लगाते हैं तब क्या करता है, ये जो किरणें हैं, जो वस्तु जो किरणें निकलती है, उसको क्या करता है, उसको और इकट्ठा करता है, और इकट्ठा कर दिया ऐसे, ठीक है। अब ये हमारे अंदर जो लेंस है उत्तल लेंस, वो भी किरणों को और इकट्ठा करेगा, मतलब दो लेंस लग गया। एक तो हमारे आंख का लेंस है, एक हमारा बाहर से चश्मा लग गया, ठीक है, दोनों लग गया। तो अब क्या करेगा, किरणों को इकट्ठा कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं ना, तो डॉक्टर यही मिलाता है कि आपका आंख कितना खराब है, ठीक है, आपका आंख कितना खराब है और आपको कितने क्षमता वाला लेंस की आवश्यकता है। आपके आंख को क्या करे, चेक कर लेगा, कितना आपको पावर चाहिए, कितना आपको लेंस की क्षमता का पावर चाहिए, चश्मा चाहिए, वो आपको चेक करके बना के फिर दे देता है, ठीक है। आप लोग कभी देखे होंगे जब आप चश्मा बनवाने जाते होंगे तो डॉक्टर चेक करता है, ये नहीं कि किसी को चश्मा उठा के आपको दे देगा, ऐसा नहीं करेगा। आपको क्या प्रॉब्लम है, चश्मे में क्या प्रॉब्लम है, आपकी आंख में कितना लेंस की क्षमता आपको चाहिए, कितने पावर चाहिए, और वो पूरा चेक करता है। आपको जब चेक कर लेगा तब आपको दूसरे दिन या फिर उसी दिन चेक करके बढ़िया से तब वो आपको चश्मा दे देता है। तो आप कभी कभी देखे होंगे कि आप 1 साल या 6 महीने जो चश्मा आप लगाते रहते हैं, तो 6 महीने बाद ऐसा होता है चश्मे में धुंधलापन दिखने लगता है। तो वो सब उसी का कारण होता है कि चश्मे में धुंधला जो पन होता है, वही आप क्या होता है कि आप तो चाहे तो आंख सही हो जाए, 2 रीजन है, या तो आंख आपका सही हो जाए, ठीक है, ऐसा तो बहुत कमी मिलता है कि कोई चश्मा लगाता है उसका आंख सही हो जाता है,
चश्मा या फिर आंख सही हो जाए या फिर आंख और खराब हो जाए, जैसे पहले 6 महीने जैसा आपका आंख था वैसा ना रहे और भी खराब हो जाए, तब क्या होगा कि और चश्मा पावर आपको चाहिए तो आपका खराब हो जाता है वो चीज। ठीक है, तो ज्यादा हम बात उस पर नहीं करेंगे। फिलहाल हम लोग बात अभी टॉपिक पे करेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा, फालतू चीज नहीं करेंगे हम लोग, कभी मौका मिलेगा तो उसको हम पढ़ लेंगे। तो ये आपका बन गया, तो आप ऐसे लिखेंगे कि दो दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग करने पर जो भी मनुष्य है या फिर मानव का आंख जो क्या होता है, जो आंख होता है उसका जो वस्तु का इमेज होता है, जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है उसके आंख पे या उसके रेटिना पे बनने लगता है, और रेटिना बनने के कारण वस्तु उसको दिखाई देने लगती है, इसे हम निवारण कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, दूरदृष्टि दोष को निवारण करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और उत्तल लेंस प्रयोग करने से मानव को उस वस्तु क्या होती है, दिखाई देने लगती है। बाकी इसका एक फिगर हो गया, बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ते हैं।